हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रैक्टिस सेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लिक्विड सोल्यूशन के मिक्स बैग टाइप के ही क्वेश्चन रहेंगे। कोई पर्टिकुलर टॉपिक के हम क्वेश्चंस को नहीं देखने वाले हैं। हम पूरे ही लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर में से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, लेकिन कि आज के सेशन में हम जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो सभी सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होंगे। तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कुछ जितने भी क्वेश्चंस हो पाते हैं एक बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये रहा, कर दो फटाफट। वो मिक्स बैग टाइप के क्वेश्चंस होंगे अब। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर्स अबव द सोल्यूशन इन द मिक्सचर ए एंड बी, जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हुआ है इन लिक्विड फेज एक्स ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज हमें दिया हुआ है, विल बी। हमसे क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज पूछ रहा है और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज दिया हुआ है। सिंपल है, यानी कि वाई ए पूछ रहा है, यानी कि वाई ए क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन में पी सोल्यूशन। एंड व्हाट इज पी सोल्यूशन, पी सोल्यूशन इज अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हम क्या कह सकते हैं कि पी सोल्यूशन इज पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा। और पी नॉट ए हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 मिलीमीटर मरकरी। एक्स ए पता है 0.4 दिया हुआ है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में पी नॉट ए तो हमारा हो गया 100, एक्स ए हो गया 0.4 प्लस पी नॉट बी भी हमें गिवन है 200 और एक्स बी ऑब्वियसली सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो एक्स ए 0.4 है तो एक्स बी 0.6 हो जाएगा और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा सिंपल क्लीन कैलकुलेशन है, 1/4 आ जाएगा, यानी कि 0.25 आने जाएगा, यानी कि वाई ए हमारा कितना आ जाएगा 0.25, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर दो। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और ये तो हमारा एग्जामिनर एक समय भला था, इसने इनकरेक्ट को बोल्ड करके दिया है, नहीं तो जो क्वेश्चन होता है ना उसमें इनकरेक्ट ऐसा है पता ही नहीं लगता है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो इसमें नॉट छुप जाता है, कई बार नॉट पढ़ने में नहीं आ जाता है, तो आप ध्यान रखना कि आप इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ये इनकरेक्ट की जगह करेक्ट मत लगाना, पता लगा पहला पढ़े, पहला करेक्ट लग गया, पहला ही टिक लगा दिया, खत्म, करेक्ट ही। ठीक है, लेकिन इनकरेक्ट चूज करना है। तो करेक्ट इनकरेक्ट थोड़ा सा ध्यान से, सिंपल होते हैं लेकिन ये चीज एग्जामिनेशन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात कर रहा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बेसिकली होते क्या है, हमारा पार्शियल अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ दैट गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन द लिक्विड। और तुम्हें क्या पता है, हमें ये पता है कि KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी उस गैस के लिए बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे KH बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे KH बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या करेगी, घटेगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे KH बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या करती है, घटती है। तो लिख लो, एज KH इंक्रीजेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या फिर आप सॉल्युबिलिटी की बात करो वो घटती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आपका टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो KH की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी, और KH की वैल्यू घटेगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन द लिक्विड क्या करेगा, बढ़ेगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। भाई KH बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट रही है तो टेम्परेचर कम करा, टेम्परेचर कम करा तो KH कम हो गया, तो KH कम हो गया तो मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है, एकदम करेक्ट है, यानी कि हमें तो इनकरेक्ट चूज करना है, यानी कि पहला तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा क्या कह रहा है, हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक बात है, अभी हमने बात करी। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। बिल्कुल ठीक बात है। सॉलिड जो होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स तो हमारी मिनिमम होती है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स हमारी मैक्सिमम होती है, जिस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं। यानी कि सॉलिड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं उससे पास आना क्या पॉसिबल है? नहीं, उससे पास आना तो पॉसिबल नहीं है। तो उससे पास आना पॉसिबल नहीं है, तो प्रेशर का तो ऑब्वियसली नेग्लिजिबल इफेक्ट ही होगा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड पे। ये बात भी एकदम ठीक ही है। तो ऑब्वियसली हमारा डी ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, डी ही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड विद ऑलवेज इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये बात तो एकदम गलत है, ठीक है। कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंक्रीज ही करेगी। तो आपको सिंपल समझ में भी आ रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंक्रीज ही करेगी, ठीक है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉलिड पे, ठीक है। बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो सिंपल था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन से ही हमें समझ में आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट बी, यानी कि बी क्या है? नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्वेंट क्या है? ए है। इज 95% ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर। यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, दैट इज 95%। 95% मतलब 0.95 टाइम्स कह सकते हो। 0.95 टाइम्स, 0.95 टाइम्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर। यानी कि पहली लाइन से तो हमें ये बात समझ में आई, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑब्वियसली किसमें? प्योर फेज में ही होगा। अगर सॉल्वेंट है, खाली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बोल रहा है, तो प्योर फेज यानी कि पी नॉट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 95% यानी कि 0.95 टाइम्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 0.95 टाइम्स पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। ये बात अपने को समझ में आ गई, ठीक। अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा क्या जब नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट डाला है? ऑब्वियसली वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन फेज। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन फेज। और पी नॉट सॉल्वेंट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फेज। क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल है, तो उसकी वजह से तो कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। तो सोल्यूशन में भी जो वेपर प्रेशर होगा वो भी सॉल्वेंट का ही होगा, और सॉल्वेंट के प्योर अवस्था में जो वेपर प्रेशर होगा वो तो सॉल्वेंट का होगा ही। ठीक, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी हमारा क्या होगा? पी नॉट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली होगा तो यही आपका राउल्स लॉ से ही आप लिख रहे हो पी नॉट, पी सोल्यूशन क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। लेकिन क्योंकि पी नॉट बी की अगर बात करूं कि पी नॉट बी अगर हमारा नॉन वोलेट बी हमारा नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है, तो पी नॉट बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर ही होगा, सिंपल। पी सोल्यूशन 0.95 टाइम्स पी नॉट सॉल्वेंट। पी नॉट सॉल्वेंट ने पी नॉट सॉल्वेंट को मार दिया। यहाँ क्या बचा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किसके बराबर आया? 0.95 के बराबर आया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.95 है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कितना हो गया? ऑब्वियसली सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो 0.95 है तो 0.05 हो गया। तो ये मोल फ्रैक्शन से आगे, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं? ये मोल फ्रैक्शन आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, यानी कि रेशियो ले रहे हैं हम मोल फ्रैक्शन का, तो कितना आएगा? 0.95/5, 0.95/5 आएगा, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई 0.95/0.05, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई इसमें खास बात नहीं है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा क्या? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल मोल्स। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या होगा? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स दोनों ही केस में क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो वो दोनों
टोटल मोल्स इधर भी डिनोमिनेटर में आएगा, इधर भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो कट जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल्स ऑफ सोल्यूट, सिंपल। और ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, 19 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 5 19 टाइम्स हो जाएगा 95 ना। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वही वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख सकते हो, अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, और मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट आएगा मतलब वो ऊपर चले जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये किसके बराबर, 19 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन आपका, सॉरी जो मॉलिक्यूलर वेट है आपका किसका, यानी कि मोलर मास जो सॉल्वेंट का है वो 0.3 टाइम्स मोलर मास है सोल्यूट के, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या लिख सकते हो, 0.3 टाइम्स मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो जब आप वो पुट करोगे तो आपका क्या, यहाँ से वेट रेशियो चाहिए आपको, तो सॉल्वेंट अपॉन सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट। तो 19 इंटू क्या, आप इसको देखो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या लिख दोगे, 0.3 टाइम्स मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट से मोलर मास ऑफ सोल्यूट कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 0.3 आएगा, जो कि ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, मतलब 19 इंटू 0.3 आ जाएगा, जो कि आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5.7 आ जाएगा। ठीक है, और 5.7 कौन से ऑप्शन में, आपका बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपने क्या था, आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ था, पी सोल्यूशन दिया हुआ था, आपने राउल्स लॉ से निकाल लिया, मोल फ्रैक्शंस निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, आपने सिंपली रेशियो ले लिया, मोलर मास का आपको रिलेशन दिया हुआ था सोल्यूट और सॉल्वेंट में, आपने सिंपली वेट रेशियो निकाल दिया सॉल्वेंट और सोल्यूट का, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर दो, फटाफट ये क्वेश्चन कर दो। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखो, एट अ गिवन टेम्परेचर द टोटल वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक है, तो हमारा राउल्स लॉ लग जाएगा, राउल्स लॉ लग जाएगा, तो पी सोल्यूशन यानी कि पी टोटल जिसे आप यहाँ पे कह रहा है, तो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब क्वेश्चन में जो दिया है पी टोटल और एक्स बी में रिलेशन दिया है, तो मैं पी नॉट ए एक्स ए को क्या लिख दूं, 1 - एक्स बी लिख दूं, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन तो 1 ही होता है, तो इसे मैं एक्स ए को 1 - एक्स बी लिख दूं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, पी नॉट ए अंदर चला जाएगा, पी नॉट माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, सॉरी सॉरी सॉरी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए एक्स बी प्लस का पी नॉट बी एक्स बी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो पी नॉट ए, तो यहाँ से अगर हम लिख दें और क्या माइनस लिख दें, और क्या कॉमन आउट हो जाएगा हमारा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बस मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ जिस फॉर्मेट में हमें दिया है, बस देख लो ऐसे ही लिखा जाएगा क्या, बताओ बताओ बताओ, देखो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब चेक कर लो ना, नहीं तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो माइनस पी नॉट एक्स बी हो जाएगा, देखो ये रहा। ठीक है, और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा, सिंपल। और पी नॉट तो है ही एज इट इज। ठीक, तो अब हम इसको कंपेयर कर दें ऊपर से, तो अगर इसको कंपेयर कर देंगे तो हमारा पी नॉट ए कितना आ जाएगा, पी नॉट ए तो एज इट इज आ जाएगा 120, और ये किस में दिया है, टॉर में दिया है, तो 120 टॉर आ जाएगा पी नॉट ए। ठीक, और क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, तो पी नॉट बी कितना आ जाएगा, 120 - 75, 120 - 75, जो कि कितना है, 45 टॉर है। तो पी नॉट बी 45 टॉर आ गया, एंड पी नॉट ए 120 टॉर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सिंपल क्वेश्चन था, नीट मीन्स लेवल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन आने लायक है, इवन बोर्ड्स के एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिक्विड सोल्यूशन तो हमारा बोर्ड्स में भी है, सीबीएसई में, तो ये भी हमारा वहाँ पे पूछा जा सकता है, जो एमसीक्यू आते हैं वहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर दो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्राफ से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट एन आइडियल बाइनरी मिक्सचर, इसमें से कौन सा आइडियल बाइनरी मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी टोटल वर्सेस 1/xb का ग्राफ आपका कैसा होगा, लीनियर होगा क्या, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेसिकली। तो पी टोटल का अगर आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, ठीक है, पी टोटल क्या होगा आपका, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी आपका करोगे, जैसे मैंने ऊपर ही करा था इसे, इसी तरीके से आप इसे रिड्यूस करोगे, फिर फर्दर आप पी टोटल को एक्स बी के टर्म्स में लिखोगे। ऑब्वियसली एक्स ए को क्या लिखना पड़ेगा, 1 - एक्स बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो वेरिएबल से तो आपका नहीं आ पाएगा कि एक्स ए एक्स बी दोनों वेरिएबल हो जाएंगे, और एक पी टोटल ऑलरेडी वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल से तो आपका नहीं बन पाएगा। आपको पी टोटल और एक्स बी के बीच में बनाना है, तो एक्स ए को 1 - एक्स बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप करोगे तो क्या आएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये आ गया। अच्छा, अब आपका क्या कह रहा है कि पी टोटल और 1/एक्स बी, यानी कि पी टोटल तो आपका किस पे है, वाई है आपका। ठीक है, और 1/एक्स बी क्या है आपका, एक्स है, यानी कि एक्स बी क्या हो जाएगा, 1/एक्स हो जाएगा, यानी कि वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो यानी कि ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा विद सम इंटरसेप्ट, क्योंकि वाई इज इक्वल टू सी प्लस, आप कह सकते हो सी प्लस एम इंटू 1/एक्स, इस टाइप का कुछ होगा, यानी कि वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अपना लीनियर तो नहीं होने वाला, तो ये तो आपका नॉन लीनियर होगा, ये तो नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा। तो ए तो आपका ऑप्शन नहीं है आंसर। बी की बात करें तो पी टोटल और वाई ए के बीच की बात करें, ठीक है, तो पी टोटल और वाई ए के बीच की बात करें हम, तो क्या आएगा, वाई ए होता है पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल। पी टोटल मतलब वही पी सोल्यूशन, अपने को सिंपल फॉर्मूला पता है। तो पी टोटल को आप क्या लिख सकते हो, वाई होता है पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल, तो पी टोटल हो गया पी नॉट ए एक्स ए अपॉन वाई ए। ठीक है, अब पी टोटल आपका वाई एक्सिस पे है और वाई ए आपका एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो अगेन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ठीक है, यानी कि नॉन लीनियर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो लीनियर कह रहा है, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब सी ऑप्शन देख लो, 1/पी टोटल वर्सेस वाई ए का ग्राफ आपका कह रहा है लीनियर है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो 1/पी टोटल वर्सेस वाई ए, ठीक है, तो पी टोटल का ग्राफ ये आया था, पी टोटल और वाई ए में रिलेशन था। तो अगर आपका 1/पी टोटल को आपको किस पे रखना है, वाई एक्सिस पे रखना है। ठीक है, तो 1/पी टोटल क्या हो गया आपका, वाई हो गया। ठीक है, तो पी टोटल क्या हो गया, 1/वाई हो गया। बेसिकली अगर आपको जो पहले होता है वो वाई एक्सिस पे रखते हो, जो बाद में आता है जो वर्सेस के बाद में उसको एक्स एक्सिस पे रखते हो, सिंपल चीज है। तो 1/पी टोटल क्या है, वाई एक्सिस पे आएगा, वाई होगा। ठीक है, तो पी टोटल क्या हो गया, 1/वाई हो गया। तो बेसिकली आप 1/पी टोटल को क्या लिख दोगे, 1/वाई लिख दोगे। ठीक है, इंटू पी नॉट ए एक्स ए, और वाई ए को क्या लिख दोगे, आप एक्स लिख दोगे, सिंपल। ठीक है, मैंने बस इसी चीज को यहाँ ही तो लिखा है कि वाई ए को तो एक्स लिख दिया, क्योंकि वाई ए को आपका एक्स था, और 1/पी टोटल शुरू में था तो ये वाई के बराबर है, यानी कि वाई इक्वल टू 1/पी टोटल, मतलब पी टोटल इक्वल टू 1/वाई। तो इसकी जगह मैंने 1/वाई लिख दिया। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आपका वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का आ रहा है, जहाँ पे आपका स्लोप क्या है, 1/पी नॉट ए एक्स है। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
विथ पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप, यानी कि ये ऑब्वियसली लीनियर ही होगा। तो सी ऑप्शन तो ठीक है। एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। डी ऑप्शन में कह रहा है 1/p टोटल वर्सेस वाई बी नॉन लीनियर। तो जैसे ही 1/p टोटल वर्सेस वाई ए का लीनियर है, वैसे ही 1/p टोटल वर्सेस वाई बी ये भी आपका लीनियर ही होगा। तो ये भी सिमिलरली होगा कि आपका 1/y, ठीक है। 1/p टोटल को आप क्या लिख दो, 1/p टोटल आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो p टोटल 1/y हो गया, और यहाँ पे p नॉट एक्स की जगह p नॉट भी एक्स भी हो जाएगा, और y a की जगह आप y भी आ जाएगा, और उसकी जगह आप x लिख दोगे। तो अगेन ये भी लीनियर आएगा। तो आपका आंसर तो एक ही ऑप्शन ठीक है, जो कि आपका सी। तो आपका सी आंसर ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो लिक्विड है ए एंड बी, आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है हमसे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पी सोल्यूशन पूछ रहा है, जिसमें कि 2 मोल अगर हमने ए का मिलाया और 3 मोल बी का मिलाया 300 केल्विन पे, और 300 केल्विन पे प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया है, यानी कि पी नॉट ए भी दिया है, पी नॉट बी भी दिया है। पी नॉट ए 100 टॉट दिया है, पी नॉट बी 300 टॉट दिया है। पी सोल्यूशन पूछ रहा है, तो निहायत ही आसान क्वेश्चन, सिंपल एकदम। तो पी सोल्यूशन क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल सोल्यूशन है, तो राउल्स लॉ को ओबे करेगा ही करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है आइडियल सोल्यूशन है, तो पी नॉट ए कितना हो गया 100 टॉर इंटू एक्स ए, एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो 2 मोल ऑफ ए है अपॉन में टोटल मोल्स 5 प्लस पी नॉट बी तो के 300, और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, या तो 1 - 2/5 कर दो, या फिर आप मोल्स ऑफ बी आपको पता ही है, डिवाइड बाय टोटल मोल, सिंपल। दोनों तरीके से 3/5 ही आएगा। ठीक, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 180, 40 प्लस 180 यानी कि 220, और ऑब्वियसली आंसर टॉर में ही आएगा। तो 220 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा, तो क्या हो जाएगा, नोटा का बटन दबा देंगे। नोटा का बटन दबा दिया, यानी कि नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो कुछ खास नहीं था। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 300 केल्विन पे वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन, जिसमें कि 3 मोल ए है और 2 मोल बी है, यानी कि पी सोल्यूशन हमें दिया है। ठीक है, पी सोल्यूशन दिया है 600 टॉर, और 3 मोल ए मिला है 2 मोल बी मिला है 300 केल्विन पे। सेम टेम्परेचर पे अब कह रहा है कि 1.5 मोल ऑफ ए एंड आधे मोल ऑफ सी, जिसमें से सी क्या है हमारा नॉन वोलेटाइल है, और एडेड टू दिस सोल्यूशन, मतलब इसी सोल्यूशन में ऐड कर दिया गया, यानी कि ए के कितने हो गए 4.5 मोल हो गए, और बी के अभी भी 2 मोल है, और सी 0.5 मोल जो कि नॉन वोलेटाइल है वो ऐड कर दिया। ठीक, तो वेपर प्रेशर क्या करा, वेपर प्रेशर हमारा 30 टॉर से बढ़ गया, यानी कि पहले 600 टॉर था, तो अब 630 टॉर हो गया। हमसे पी नॉट बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 बार हमारा राउल्स लॉ लगाया जाएगा। तो पहली बार में क्या होगा, पी सोल्यूशन है हमारा 600 टॉर, ठीक है, जो कि किसके बराबर है पी नॉट ए एक्स ए। अब एक्स ए क्या है देखो, कितने मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, यानी कि 3 मोल ए थे, और अपॉन में टोटल मोल यानी कि ए प्लस बी के मोल, यानी कि 3/5 हो गया, प्लस आप इसको चाहो तो 0.6 लिख लो, ठीक है 0.6 भी लिख सकते हो, 3/5 लिख लो, 0.6 लिख लो, बात तो एक ही है, प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 0.4 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 0.6, और नहीं तो 2/5 कर लो, क्योंकि मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल 3 + 2 हो जाएंगे, यानी कि 2/5 अगेन 0.4, सिंपल। अब अगेन राउल्स लॉ लगाओगे, अगेन राउल्स लॉ लगाओगे कि दूसरे, जब इस सोल्यूशन में आपने 1.5 मोल ए और आधा मोल सी ऐड कर दिया, तो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 30 टॉर बढ़ गया, यानी कि 600 से 30 टॉर बढ़ गया, मतलब अब पी सोल्यूशन 630 हो गया। अब भी कंपोनेंट तो अब कितने हो गए, 2 की जगह 3 हो गए, पी नॉट ए एक्स ए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना बचा, कितना हो गया, ठीक है, तो मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल, तो मोल्स ऑफ के कितने 4.5 मोल्स हो गए, ठीक है 4.5 मोल्स हो गए अपॉन में टोटल मोल्स। टोटल मोल्स देखो कितने हो गए, 3 मोल ए के पहले से थे, और 2 मोल बी के थे, 5 तो यही थे, और 1.5 ये 6.5, और आधा मोल सी का। ठीक है, तो सी भले ही नॉन वोलेटाइल है, लेकिन मोल फ्रैक्शन में तो काउंट हो गई। ठीक है, तो टोटल मोल्स में तो आए गई,
प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी आप देखोगे तो मोल्स बी के तो 2 ही हैं, लेकिन टोटल मोल कितने हैं, 7 हैं। प्लस अब पी नॉट सी इंटू एक्स सी भी होगा, लेकिन पी नॉट सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पी नॉट सी इंटू एक्स सी, अब एक्स सी क्या होगा, 0.5 मोल सी है, और डिवाइड बाय टोटल मोल 7 है। लेकिन क्योंकि पी नॉट सी का वैल्यू 0 है, 0 क्यों है, क्योंकि सी नॉन वोलेटाइल दिया हुआ है, और सी अगर नॉन वोलेटाइल है तो यानी कि सी अगर नॉन वोलेटाइल है, इसका क्या मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ सी क्या है, 0 हो जाएगा, यानी कि पी नॉट सी 0 हो जाएगा। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी में 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल बन गए। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका कुछ भी कर लो, सॉल्व करूं क्या, ठीक है कर लो, चलो यहाँ से पी नॉट ए की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 600 माइनस का 0.4 पी नॉट बी, और डिवाइडेड बाय क्या, 0.6, यही आएगा। यहाँ से पी नॉट ए आ गया। ठीक है, अब इस पी नॉट ए को आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है, इस पी नॉट ए की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। तो जब यहाँ पे पुट कर दोगे तो पी नॉट बी की वैल्यू आप निकाल लोगे सॉल्व करके, और पी नॉट बी की वैल्यू जब आप निकालोगे सॉल्व करके तो कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग पी नॉट बी इक्वल टू आपका 90 टॉर आ जाएगा। ठीक है, तो पी नॉट बी कितना आ जाएगा, 90 टॉर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनी थी, हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। जैसे जैसा क्वेश्चन में दिया जाए वैसा वैसा करो। राउल्स लॉ के ऊपर तो एकदम ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, कोई ज़्यादा टफ बन ही नहीं सकते हैं इस पे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यही बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 लिक्विड है ए एंड बी, दे आर फॉर्मिंग एन आइडियल सोल्यूशन। तो बेसिकली हमारा क्या है, एक आइडियल सोल्यूशन है, मतलब राउल्स लॉ को ओबे करेगा। द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 3:5, यानी कि पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी आपको दिया हुआ है, तो आप लिख लो चाहते हैं पी नॉट ए अपॉन में पी नॉट भी आपको क्या दिया हुआ है, 3/5, दोनों का रेशियो दिया हुआ है प्योर स्टेट में। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो अब। ठीक है, लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि ए का मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, इन लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि लिक्विड सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का क्या मतलब है, एक्स है। ठीक है, वेपर फेज में कहता है तो एक्स, तो वाई ए बोलते। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम विद वेपर्स, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में होगा वेपर से, कितना है 0.4, यानी कि एक्स ए की वैल्यू 0.4 है। कैसे समझे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सोल्यूशन कह रहा है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर पूछ रहा है, यानी कि हमसे वाई बी पूछ रहा है, वाई बी पूछ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो कि लेट कर लें कि पी नॉट ए तो हमारा कितना है 3x है, और पी नॉट बी कितना है 5x है। ये 2 चीज़ लेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम क्या करें, अपना स्टैंडर्ड फार्मूला लगा दे, पी सोल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए कितना है 3x, एक्स ए कितना है 0.4 है, और पी नॉट बी कितना है 5x माना है, और इंटू एक्स बी कितना है, ऑब्वियसली 2 ही कंपोनेंट हैं, एक ए और एक बी, तो एक्स ए 0.4 है तो एक्स बी 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना 4.2x आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल रहा है इन वेपर फेज, यानी कि वाई बी। तो वाई बी किसके बराबर है, पी नॉट बी एक्स बी, और अपॉन में पी सोल्यूशन, इसके बराबर हो जाएगा वाई बी। और वाई बी अगर इसके बराबर है तो पी नॉट बी कितना है 5x है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 0.6 है, अपॉन में पी सोल्यूशन कितना है 4.2x है। एक्स एक्स को मार देगा, और 0.6 से कितना 7 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 5/7 आ जाएगा आपका आंसर। और 5/7 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो अगेन
सिंपल क्वेश्चन। हो गया, बिल्कुल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कैन हैव बॉइलिंग पॉइंट लेस देन दैट ऑफ बोथ इंडिविजुअल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट से। मतलब दो कंपोनेंट दिया है, दोनों कंपोनेंट का जब हम सोल्यूशन बना देंगे तो इंडिविजुअल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उन कंपोनेंट का, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का होगा। तो इससे हम क्या समझे कि अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या होना है, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या कम होना है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होने का क्या मतलब, आप दूसरी तरीके से ये भी बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स का रिलेशन है, तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का कम हो गया मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बढ़ गया। और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बढ़ने का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किस में बढ़ता है, पॉजिटिव डिविएशन में कि नेगेटिव डिविएशन में, ऑब्वियसली पॉजिटिव डिविएशन में बढ़ता है। और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन में क्यों बढ़ता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स घट जाती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स अब कैसे घटती है, ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स देखो यानी कि जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं, और जो यानी कि सपोज हम क्या बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना कि सपोज हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट थे ए यानी कि ए अट्रैक्शन ए और बी अट्रैक्शन बी। अब इनसे हमने क्या बनाया, ए बी बनाया। ठीक, ये सोल्यूशन है हमारा, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट थे। तो क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स घट गई, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स घट गई, इससे क्या हुआ, ठीक है, जितने कम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होती है उतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है टू वेपराइज। ठीक है, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है वेपराइज करने के लिए, यानी कि वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, मोर मोर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, जितना ज्यादा अट्रैक्शन से फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतनी लेसर टेंडेंसी होगी इवेपोरेट होने की या वेपराइज होने की, और जितनी कम टेंडेंसी होगी वेपराइज होने की उतना कम वेपर प्रेशर होगा, वेपर के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर भी उतना ही कम होगा। तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लेस है मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है, और वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कम है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कम मतलब मोर टेंडेंसी टू वेपराइज, और मोर टेंडेंसी टू वेपराइज मतलब मोर वेपर प्रेशर। ऐसे चेन बना के आपको पहुंचना पड़ता है। तो मोर वेपर प्रेशर, तो ऑब्वियसली ये बात किस चीज की है, बात कर रहा है पॉजिटिव डिविएशन की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव डिविएशन की। अच्छा, अब पॉजिटिव डिविएशन की बात कर रहा है तो अपने को समझ में आ गया ना कि पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल हमें बताना है। तो पॉजिटिव डिविएशन का सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सा होता है, अल्कोहल प्लस वाटर होता है। अल्कोहल प्लस वाटर क्यों, क्योंकि वाटर में हमारी एच बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में एच बॉन्डिंग होती है। पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बात करें तो कितने एच बॉन्ड होते हैं, 4 एच बॉन्ड होते हैं। पर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बात करें तो कितने एच बॉन्ड होते हैं, 3 एच बॉन्ड होते हैं। लेकिन जब अल्कोहल और वाटर के बीच में बात करें तो कितने एच बॉन्ड बनेंगे एट अ टाइम, एक एच बॉन्ड बनेगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और एक मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH, एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक एच बॉन्ड होगा एट अ टाइम, यानी कि एक्सटेंड ऑफ एच बॉन्डिंग घट गई। यानी कि अट्रैक्ट मतलब टाइप ऑफ फोर्स सेम था लेकिन उसका एक्सटेंड घट गया। एक्सटेंड घट गया मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स घट गई, मतलब मोर टेंडेंसी टू गेट वेपराइज, और मोर टेंडेंसी टू गेट वेपराइज मतलब वेपर के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर भी ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सिंपल। तो पॉजिटिव डिविएशन अपना क्या हो जाएगा, अल्कोहल प्लस वाटर, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, और पॉजिटिव डिविएशन के कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, एसीटोन प्लस एथेनॉल हो सकता है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल हो सकता है। नेगेटिव डिविएशन इसका उल्टा होता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, जनरली इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर भी होता है। ठीक है, CHCl3 प्लस एसीटोन, जैसे कि ये दिया हुआ, ये अगेन नेगेटिव डिविएशन। नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर नेगेटिव डिविएशन। नॉर्मल हेक्सेन प्लस हेप्टेन, ये तो हमारा
आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, नियरली आइडियल सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और स्ट्रक्चर भी इनका ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये कौन सा, ये हमारा आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। नेगेटिव डिविएशन, ये नेगेटिव डिविएशन, ये पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन जो शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। ठीक है, और नेगेटिव डिविएशन जो शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन सिंपल था। बाकी हमें मोर और लेस एग्जाम्पल जो होते हैं पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इन सब के एग्जाम्पल्स को याद ही करना पड़ता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लें तो हमारा काम बन जाता है। थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा रटने वाली चीज अपना काम बना देता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विच ऑफ दीज चेंजेस, तो बहुत सिंपल टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं आता वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी वॉल्यूम आता है, तो टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज नहीं होगी। वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, फ्रैक्शन है तो हमारा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन, सिंपल। परसेंट होता तो इनटू 100 कर देते। कहीं भी वॉल्यूम नहीं आ रहा तो ये भी टेम्परेचर बढ़ाने पे या घटाने पे चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये भी इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका वॉल्यूम आ रहा है, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये वॉल्यूम से अगर वॉल्यूम आ रहा है कहीं किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में, तो यानी कि टेम्परेचर चेंज करने पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिंपल सी बात, अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का कोई भी पैरामीटर दिख रहा है, चाहे एक दिख रहा है, चाहे ऊपर, चाहे न्यूमरेटर में दिख रहा है सिर्फ, चाहे डिनोमिनेटर में सिर्फ दिख रहा है, चाहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दिख रहा है, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा तो उसका कोई इफेक्ट टेम्परेचर पे नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट, सॉरी, उस पे नहीं आएगा, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट आपका वॉल्यूम पे नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। सिंपल बात, एक लाइन की बात, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम दिखे तो वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। मोल फ्रैक्शन में मोल्स आएंगे ऊपर भी, नीचे भी मोल्स आएंगे, ऊपर किसी एक के मोल आएंगे जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स आएंगे, तो वॉल्यूम कहीं भी नहीं आ रहा है। मास आपका चेंज नहीं होता है टेम्परेचर चेंज करने पे, तो मास चेंज नहीं होता तो मोल्स भी नहीं होते, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर बदलने पे बदल जाता है। इसी वजह से जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो इतनी सब कहने के बाद सी ई ऑप्शन में आपका वॉल्यूम है और यही आपकी टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज होगी, तो सी ही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन मिक्सचर ए एंड बी कंपोनेंट शो नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, अब नेगेटिव डिविएशन की बात कर रहा है, तो नेगेटिव डिविएशन आपका क्या होता है, यानी कि आपका वेपर प्रेशर क्या करता है, घट जाता है। आपका प्योर कंपोनेंट का भी वेपर प्रेशर कम होता है जितना राउल्स लॉ से आना चाहिए था, यानी कि अगर ए की बात करूं तो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट एक्स ए से कम आएगा, पी बी की बात करूं तो पी नॉट बी एक्स बी से कम आएगा, पी सोल्यूशन की बात करूं तो आइडियल केस में आना चाहिए था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो लेकिन नेगेटिव डिविएशन है तो पी सोल्यूशन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से कम आएगा, मतलब जो आइडियल के केस में आना चाहिए था उससे कम आएंगे सारे वेपर प्रेशर। और ऐसा क्यों हो रहा है, वेपर प्रेशर कम होने का क्या कारण है, वेपर प्रेशर कम होने का ये कारण है कि जो हमारा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि ए अट्रैक्शन बी और जो बी अट्रैक्शन बी है वो कम है। किससे, ए अट्रैक्शन बी से, यानी कि जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज कर रही है, और क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज कर रही है यानी कि लेसर टेंडेंसी है वेपराइज होने की, और लेसर टेंडेंसी है वेपर में जाने की, तो वेपर के द्वारा लगाया गया हुआ प्रेशर भी कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा, इसी वजह से आइडियल जो आना चाहिए था उससे कम आ रहा है, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने का कारण है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर हमारे आइडियल के केस में जितने आने चाहिए थे उससे थोड़ा सा हमारा एक्चुअल में कम आ रहा है। ठीक है, अब और बात करें तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस घट गई, इंटरमोलिकुलर जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ा डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस कम हुआ तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स यानी कि वॉल्यूम
भी क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि आपका डेल्टा वी मिक्स भी क्या हो जाता है, लेस देन जीरो हो जाता है, ना कि ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। सिमिलरली डेल्टा एच मिक्स भी आपका क्या होता है, लेस देन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि डेल्टा वी मिक्स आपका क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस क्या कर रही है, कम कर रही है। ऐसे ही आपका जो डेल्टा एच मिक्स है वो लेस देन जीरो होता है और होना भी चाहिए। ठीक बात है एकदम। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेल्टा एच आपका क्या है, डेल्टा एच आपका होता है कि चेंज इन एंथैल्पी, नेट चेंज इन एंथैल्पी, नेट हीट चेंज इन द रिएक्शन आप कह सकते हो, या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कह सकते हो। नेट हीट चेंज इन द रिएक्शन या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और जब रिएक्शन ये हो रही है, रिएक्शन क्या क्या बेसिकली सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो रिएक्शन कोई ऐसा हो नहीं रही, आपका क्या सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, और सोल्यूशन बन रहा है तो क्या होगा कि कुछ अट्रैक्शन टूट रहे होंगे और कुछ अट्रैक्शन बन रहे होंगे, और टूटने के लिए अट्रैक्शन के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो अट्रैक्शन बनेंगे उसमें एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है किसमें, जो सोल्यूशन वाला है, यानी कि सोल्यूशन जो है ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा है ए और बी, ए बी बी से, यानी कि लिए इसका अट्रैक्शन कम है। ए और ए में प्यार और बी में प्यार कम है, मतलब तोड़ने के लिए इस अट्रैक्शन को कम एनर्जी देनी है, कम एनर्जी देनी है। जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है तो फूट डालने के लिए घर में थोड़ी सी चिंगारी काफ़ी है। ठीक है, जब ये हस्बैंड है ये वाइफ है, इन दोनों में ज़्यादा प्यार नहीं है तो इन दोनों में अनबन करने के लिए थोड़ा-सा गड़बड़ काफ़ी है। ठीक है? तो वही थोड़ी-सी हीट काफ़ी है, थोड़ी-सी हीट काफ़ी है इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो थोड़ी-सी हीट दी तो ये अट्रैक्शन ब्रेक हो गया, और क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स सॉल्यूशन में ज़्यादा है, ए बी अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ज़्यादा हीट रिलीज़ हुई। तो थोड़ी-सी एनर्जी दी और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई। तो थोड़ी-सी हीट दी, ज़्यादा हीट रिलीज़ हुई, यानी कि नेट क्या हुआ? डेल्टा एच नेगेटिव हुआ, क्योंकि देने वाली एनर्जी को आप बोलते हो पॉजिटिव और रिलीज वाली एनर्जी को बोलते हो नेगेटिव, तो डेल्टा एच फाइनल क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। सिंपल। ठीक है, सी क्या है, ए बी इंट्रैक्शन इज वीकर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ए बी इंट्रैक्शन वीकर थोड़ी है, ए बी अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्गर है। भाई ए बी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है ना, यानी कि ए बी इंट्रैक्शन ज्यादा है। और डी ऑप्शन क्या रहा है, ए बी इंट्रैक्शन सेम है, सेम भी नहीं है भाई, ना तो वीकर है ना सेम है, स्ट्रॉन्गर है। ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, तभी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रही है, जिसी की वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग भी लेस देन जीरो एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रही है, मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस घट रही है, जिसकी वजह से डेल्टा वी मिक्स भी क्या है, लेस देन जीरो है। तो ऑप्शन तो आपका एक ही ठीक है, जो कि है आपका बी। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ये आपका नेगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन, डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, एच मिक्स क्या होगा। और एक और बात कि पॉजिटिव डिविएशन हो, नेगेटिव डिविएशन हो, चाहे आइडियल सोल्यूशन बने, डेल्टा जी मिक्स हमेशा लेस देन जीरो होगा, डेल्टा एस मिक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। डेल्टा एस मिक्स एंट्रोपी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारा चाहे जो भी बोलो, चाहे ए सॉल्वेंट है बी सॉल्वेंट है, जब मिला के सोल्यूशन बना रहे हैं तो प्योर स्टेट से मिक्सचर फॉर्म में जा रहा है। चाहे ए सॉल्वेंट हो चाहे बी सॉल्वेंट हो, कोई भी जब सोल्यूशन बनेगा तो प्योर स्टेट से अपने मिक्सचर फॉर्म में जा रहा है, और मिक्सचर फॉर्म में जा रहा है मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। और कोई भी आपका ये सोल्यूशन बनना है, सोल्यूशन वास्तविकता में बन रहा है, मतलब ये क्या होनी चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी तो नेगेटिव ही होनी चाहिए, डेल्टा डेल्टा जी की तो आपकी वैल्यू नेगेटिव ही होनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगी। और स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए। सिंपल, तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव हमेशा, चाहे पॉजिटिव डिवीजन नेगेटिव डिवीजन चाहे आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है इनफैक्ट। नीट में बहुत बार आया है, एआईपीएमटी नीट में बहुत बार आया हुआ है। प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम फॉर फूड। भाई ढक्कन खोल के क्यों नहीं बनाते, ढक्कन बंद करके क्यों बनाते हैं, मतलब प्रेशर कुकर में क्यों बनाते हैं, बिना प्रेशर कुकर के बना लो खाना, पकेगा नहीं क्या, पक जाएगा, लेकिन जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। क्यों, क्योंकि ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, अब इसका सिंपल सा रीजन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है,
बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर, ठीक है, एट विच एक्सटर्नल प्रेशर जो है वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, अब कि प्रेशर कुकर की वजह से क्या हो गया, हमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, ये अपने प्रेशर कुकर को एकदम बंद बंद कर दिया, तो एकदम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया। तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, अब खाने को पकने के लिए अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा। अब पहले पानी था, पानी का बॉइलिंग पॉइंट ओपन जब कुकर था तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन क्योंकि आपने प्रेशर कुकर बंद कर दिया, पहले बाहर क्या था, बाहर आपका क्या था, आपका एक्सटर्नल प्रेशर कितना था, 1 atm था, 1 atm था, और 1 atm पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, कि जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो तो जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दिया तो 1 atm से प्रेशर ज्यादा हो गया। अब 1 atm से प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अब 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा? नहीं, 100 डिग्री से कुछ अलग हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ गया तो आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या, अब आपका देखो पी एक्सटर्नल बढ़ गया, पहले 1 atm था, अभी 1 atm से बढ़ गया, तो आपको वेपर प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और वेपर प्रेशर को सिर्फ और सिर्फ कौन बदल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है। तो सिंस वेपर प्रेशर, सिंस पी एक्सटर्नल इंक्रीजेस, आपने प्रेशर कुकर लगाया तो पी एक्सटर्नल बढ़ गया, तो पी एक्सटर्नल बढ़ गया तो इसके लिए वेपर प्रेशर हैज टू इंक्रीज, वेपर प्रेशर को इंक्रीज होना जरूरी है। ठीक है, टू रीच बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट हमें अचीव करना है तो वेपर प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो खाना बॉईल ही नहीं करेगा, तो वेपर प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा अगर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे ही वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होता है। ठीक है, और वेपर प्रेशर को कौन छेड़ सकता है, एक ही चीज बदल सकती है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वेपर प्रेशर, तो इसीलिए सिर्फ इसे टेम्परेचर बदल सकता है। और टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, और तो आप क्या कहोगे कि टू इंक्रीज वेपर प्रेशर टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया, तो अगर आपको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट पहुंचना है तो वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होना था। आपने प्रेशर कुकर लगाया तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, अब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर को बढ़ना होगा। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से बदलता है, क्यों, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अब वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए, जिससे वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली एकदम लीनियरली नहीं होता, इसका पूरा एक्सपोनेंशियली बेसिकली ये होता है, इसका पूरा आप चाहो तो रिलेशन निकाल सकते हो, क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन से आप इसका रिलेशन निकाल सकते हो कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर कितना बढ़ेगा, वो आप चीज निकाल सकते हो। ठीक है, तो टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर को अगर बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि क्या बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ गया बेसिकली। अब पहले अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, तो अब 105 या 110 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ गया, यानी कि देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली प्रेशर कुकर ने क्या कर दिया, प्रेशर कुकर ने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपका क्या, वेपर प्रेशर बढ़ गया। वेपर प्रेशर को बढ़ाने के चक्कर में टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी कि प्रेशर कुकर ने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया। अब इससे क्या फायदा हुआ, वही पानी जो पहले आप ओपन कुकर में थे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका खाना पक रहा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा था। अब आपने करा ढक्कन बंद, प्रेशर कुकर ने प्रेशर लगाया एक्सटर्नल, तो आपका वेपर प्रेशर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाने की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब जो खाना 100 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा था, अब 110 पे पकेगा, 105 पे पकेगा। तो 110 105 डिग्री सेल्सियस पे पकेगा तो खाना जल्दी पकेगा, तो खाना जल्दी पकेगा क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे पक रहा है। ठीक है, जो खाना 100 डिग्री सेल्सियस पे सपोज 10 मिनट में पकता था,
ठीक है? तो अब 110 डिग्री सेल्सियस पे 8 मिनट 7 मिनट में पक जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। बात समझ में आ गई? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है, इस वजह से हमारा प्रेशर कुकर में कुकिंग टाइम जो होता है कम हो जाता है। तो कोई हमारा ऑप्शन देखें, ऐसा कोई है? ठीक है, क्या कह रहा है? हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कुकिंग स्पेस। नहीं, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है कि प्रेशर कुकर में ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी हीट, ये कोई बात नहीं हुई। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन द कुकिंग इज इंक्रीज, ऑब्वियसली ये बात तो ठीक है। तो आपका आंसर तो बी ही हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि बढ़ गया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? हायर प्रेशर इनसाइड द कुकर क्रशेज द फूड मटेरियल। ये पॉइंट अच्छा तो बड़ा लग रहा है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा तो लग रहा है कि प्रेशर ज्यादा होगा तो कुकर के अंदर क्रश हो जाएगा। ठीक है, क्रश हो जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ कुकिंग बढ़ जाएगी, तो टाइम कम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है कि ऐसा कोई प्रेशर, कोई डायरेक्टली प्रेशर थोड़ी उस पे ऐसे लग रहा है इस तरीके से कि एकदम कुछ ज़्यादा क्रश हो गया। तो मतलब आप थ्योरेटिकली ये बात सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता कि आपका खाना क्रश वश हो जाता है। ये प्रैक्टिकली चीज़ नहीं है। थ्योरेटिकली आपको लग सकता है कि हाँ, थोड़ा प्रेशर पड़ रहा होगा, लेकिन इतना प्रेशर नहीं है कि वो क्रश ही कर दे उसे। ठीक है? तो तीसरा पॉइंट अच्छा बड़ा लग रहा है, क्लासी बड़ा लग रहा है, लेकिन वो ठीक है नहीं, आपका कॉन्टेक्स्ट में नहीं है बेसिकली। कुकिंग इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस हेल्ड बाय अ राइज इन टेम्परेचर। नहीं, ये कोई भी खास बात नहीं है। कुकिंग इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस विच इज हेल्ड बाय अ राइज इन टेम्परेचर। ये कोई आपको ठीक बात तो लग ही नहीं रही है। देखो, केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व है लेकिन हेल्ड बाय अ राइज इन टेम्परेचर, कोई सेंस नहीं है इस बात की। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं है इस बात की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ठीक है, और जनरल डे टू डे लाइफ के लिए भी ये क्वेश्चन अच्छा है कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पकता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो किसी को आप समझा सकते हो वेपर प्रेशर से। और क्लॉसियस कैप्रिकॉन इक्वेशन और निकालो, एकदम बताओ ऐसे डेल्टा एच वेपराइजेशन ऐसे ये होगा तो आपका कितना बढ़ाने पे कितना बढ़ेगा, सब एकदम बताओ उसे बैठ के आराम से। अरे भाई साहब, सब पता है हमें। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं। ठीक है, हमने सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस कुछ देखे, कुछ और सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, एसर्शन रीजन क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन, मैट्रिक्स मैचिंग वाले क्वेश्चन, सब करेंगे। सवालों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, धनाधन सवाल करेंगे, चिंता मत करो। पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द